जय हिंद मित्रों, और इस ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके बारे में अब यहाँ से डिवाइडेशन हम पढ़ेंगे। ब्लड कैसे होता है, लाल होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिए हैं। और यह सेकंड वीडियो है ब्लड से रिलेशन से संबंधित। और इस ब्लड के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, यह प्लाज्मा जो होता है रुधिर का आधारभूत पदार्थ होता है, जो पूरे रुधिर का 60% भाग होता है। और यह जो रुधिराण होता है यह 40% भाग होता है। और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं और स्पिंडल सेल्स भी आती है। तो एक एक करके देखिए। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का आधारभूत पदार्थ होता है। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का आधारभूत पदार्थ होता है। और इसमें जल की प्रतिशत मात्रा इंपॉर्टेंट है। इसमें जल की प्रतिशत मात्रा 90% होती है तथा शेष 10%, शेष 10% जो होते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक यौगिकों के लवण होते हैं। यौगिकों, कंपाउंड्स के लवण होते हैं। और इसी के कारण रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इन्हीं लवण के कारण कार्बनिक यौगिकों के लवण या सॉल्ट होते हैं। और इसी के कारण रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 क्षारीय होता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 क्षारीय होता है। और यह प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का आधारभूत पदार्थ होता है। जैसे इस प्लाज्मा को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप चोट लगती है और जो चोट लग जाती है तो उसकी जो ड्रेसिंग करते हैं, और ड्रेसिंग के बाद से जो पट्टी पर रुई लगी होती है वो कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद देखते हैं कि वो पट्टी पीले रंग की हो जाती है, और जो पीला दिखाई देता है वही प्लाज्मा होता है। और इसी प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक एक करके अब इसमें से देखिएगा। सबसे पहले होता है प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन, और इसी में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। और यह प्रोटीन में मुख्य रूप से ग्लोब्यूमिन व एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोब्यूमिन प्रोटीन व एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और इन दोनों प्रोटीनों का कार्य, इस प्लाज्मा में मुख्यतः ग्लोबिन व एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और इन दोनों प्रोटीनों का कार्य प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है 90% बनाए रखने का कार्य होता है। अभी बताए थे प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, 90% होती है। और इस 90% को बनाए रखने का कार्य मुख्यतः इसी दोनों प्रोटीन का होता है। और इसके अतिरिक्त इसी प्लाज्मा में यकृत के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्लाज्मा में यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा प्रोथ्रम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। थ्रम्बिन प्रोटीन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। कौन करता है? यकृत करता है। ध्यान दीजिएगा, यकृत जो होता है प्रोथ्रम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण विटामिन के की उपस्थिति में करता है। विटामिन के की उपस्थिति में करता है। और इसी में से प्रोथ्रम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करती है। तो अब यहाँ से देखिए कि कैसे सहायता करने का कार्य करते हैं। रुधिर यकृत तो निर्माण करता है, सही अवस्था में होते हैं, लेकिन ये जब रुधिर में जाता है तो यह निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। रुधिर में जाता है तो यह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण इसको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है। अब यहाँ से देखिए कि क्या कैसे सक्रिय होते हैं। तो एक होता है प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन होता है, और यह रुधिर में निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है।
और इसी प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय करने, जब सक्रिय होता है तो थ्रम्बिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। थ्रम्बिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन में यह निष्क्रिय अवस्था होती है। ध्यान दीजिएगा, यह निष्क्रिय अवस्था होती है, रुधिर में पाई जाती है। यह सक्रिय अवस्था होती है, सक्रिय अवस्था होती है और इसको सक्रिय करने का कार्य एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। प्रोथ्रम्बिन को निष्क्रिय को सक्रिय करने का एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है प्रोथ्रम्बिनेज। प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होता है और यही प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम्स, थ्रम्बिनेज एंजाइम्स होता है जो इसको सक्रिय करता है। और इसमें एक विशेष प्रकार का आयन होता है जिसे कैल्शियम आयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कैल्शियम आयन होता है और दूसरा होता है विटामिन के। विटामिन के होता है और एक विशेष प्रकार का कारक होता है, कारक, इसको फैक्टर कहते हैं, फैक्टर, और यह फैक्टर 8 होता है। इसको रोमन डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। अब यहाँ से देखिए कि यह कैसे जमने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए कि ये ब्लड वेसल्स होती है। इसको एक एग्जाम्पल्स के रूप में समझिए। मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और जब चोट लगने के कारण यह ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ इसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स, और जब चोट लग जाती है तो यह क्या होता है, इसमें आरबीसी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो जब चोट लग जाती है तो ध्यान दीजिए, जब चोट लग जाती है तो रुधिर बहने लगता है और यही रुधिर हवा के संपर्क में आकर कुछ देर के बाद देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की लेयर बन जाती है जिसके कारण रुधिर बहना बंद हो जाता है। तो जैसे ही चोट लगती है यह रुधिर जो होता है हवा के संपर्क में आकर बहने लगता है और हवा के संपर्क में आकर एक विशेष प्रकार का लेयर बना लेता है और इस लेयर बनाने के लिए, जिसके कारण लेयर बन जाता है, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और रुधिर का बहना कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। जैसे ही रुधिर हवा के संपर्क में आता है 2 से 5 मिनट अथवा 2 से 8 मिनट में रुधिर का बहना बंद हो जाता है। 2 से 5 मिनट अथवा 2 से 8 मिनट में रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो सभी प्रोटीन होते हैं रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा आयन होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम आयन होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा विटामिन होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य होता है, विटामिन के होता है। कौन सा कारक होता है, तो वह कारक 8 होता है। रुधिर के थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है कई स्टेप में होती है, लेकिन जीएस के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वह कारक 8 होता है जब कारक का नाम लेकर पूछा जाए। लेकिन जब वही पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है, तो यह प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स होता है। एक समीकरण से आपसे कई क्वेश्चन बनते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आयन होता है तो कैल्शियम आयन होता है, विटामिन पूछा जाए तो के आयन होता है, कारक पूछा जाए तो कारक 8 होता है, एंजाइम्स ए होता है। तो इस प्रकार से यह प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य होते हैं। और इसी के बाद से दूसरा पॉइंट्स आता है, प्लाज्मा प्रोटीन के बाद से दूसरा होता है लवण। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन के बाद से दूसरा पॉइंट्स होता है लवण। तो इसमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं रुधिर में। और यहाँ से दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन के बाद से दूसरा पॉइंट होता है प्लाज्मा में लवण होता है, लवण, साल्ट। और इस प्लाज्मा में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं और कैल्शियम आयन होते हैं और सल्फेट आयन होते हैं और PO4 आयन होते हैं, जिसके कारण इस रुधिर का पीएच मान क्या होता है, 7.4 बना रहता है।
और यही NaCl होता है जो BP को बढ़ाने में सहायता करने का कार्य करता है, और यही जो कैल्शियम आयन होता है रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। यदि यह पूछा जाए कि Na और K आयंस क्या करता है, तो यह शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप को नियमन करने में या रेगुलेशन करने में सहायता करने का कार्य करता है। यदि क्लोराइड आयन पूछा जाए तो क्लोराइड शिफ्ट में श्वसन प्रक्रिया में सहायता करने का कार्य करता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जानिए कि रुधिर में थक्का जमने के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है, कैल्शियम आयन उत्तरदायी होता है। तीसरा जो होता है पोषक पदार्थ होते हैं। तीसरा कंपोनेंट होते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ होते हैं, इसका सारे फॉर्मेट बताए थे। पोषक पदार्थ, इसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कहते हैं, और यह पोषक पदार्थ होते हैं जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आप फूड मटेरियल में ग्रहण किए थे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन, ये सब डाइजेस्ट होकर कहाँ पे चले जाते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में चले जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि भोज्य पोषक पदार्थों में से कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। और यह सभी भोज्य पदार्थ कहाँ पे जाते हैं, शरीर के अंदर तो जाते हैं, लेकिन रुधिर के किस भाग में जाते हैं, प्लाज्मा में जाते हैं। इसी के बाद से जो चौथा पदार्थ होता है, चौथा जो पदार्थ होता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, सभी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया, यूरिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं। यूरिया व यूरिक अम्ल होते हैं, यूरिक अम्ल होते हैं। और इसी यूरिया को यकृत ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, ब्रिक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और इसी के बाद से जो पांचवा पॉइंट आता है कि घुलित गैसें होती हैं। इसके बाद प्लाज्मा में कौन सी गैसें होती हैं, घुलित गैसें, घुलित गैस, डिजॉल्व गैस होती है, डिजॉल्व गैस होती है। और घुलित गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, इसमें मुख्यतः CO2 होती है। प्लाज्मा में मुख्यतः CO2 होती है, कुछ मात्रा N2 की भी पाई जाती है। जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा में मुख्यतः कौन सी गैस घुली होती है, तो CO2 घुली होती है। लेकिन इसको जब आगे हम श्वसन पढ़ेंगे तो श्वसन में CO2 का परिवहन 3 रूपों में होता है, कार्बनिक अम्ल के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, और प्लाज्मा में घुलकर। ऐसे 3 स्टेप में हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे। और इसी के बाद से होता है छठवां जो होता है हार्मोन्स। छठवां पॉइंट्स होता है हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, और हार्मोन्स प्लाज्मा में। और यह जो हार्मोन्स होते हैं यह शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं, ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और यह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की यदि बात की जाए तो शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक शरीर का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शरीर के स्ट्रक्चर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक सिंपल सा फार्मूला, जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को हम बताएंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती हैं। लेकिन एक फॉर्मेट देख लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह मनुष्य के शरीर का आकार है, और इसी के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, सिर होते हैं, वक्ष होते हैं और उदर होते हैं। और यह सारी चीज़ें होती हैं। तो यह शरीर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं या बाह्य भाग होते हैं। तो ये मस्तिष्क के अग्र भाग होते हैं, मध्य भाग होते हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। यह गले में जब आएंगे तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है। और इसी के अंदर क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इसी के अंदर 2 जो होती है पैराथायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और इसी के बाद से आएंगे तो यहाँ पे थाइमस ग्रंथि होती है। इसी के बाद से आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे यहाँ अमाशय होता है, और अमाशय के बाद से क्या होती है, यहाँ पे आंत होती है। तो इसी के बाद से यहाँ पे एक संरचना होती है, ब्रिक होता है। इसी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, अधिब्रिक।
अधिवृक्क ये सभी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, और इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो यह इनकी कंडीशंस होती है। और सातवां जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स और एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं शरीर के स्थानीय अंगों से निकलते हैं। और एंजाइम्स की यदि बात की जाए तो शरीर के स्थानीय अंग का अभिप्राय होता है, जैसे मुख गुहा में मैंने बताया था टाइलिन व लाइसोजाइम निकलते हैं। उसी के बाद से अमाशय में क्या होते हैं, जठर रस में बहुत से पेप्सिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम्स निकलते हैं। इसी प्रकार से आंत में आ जाएंगे, आंत में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के, तो जहां से निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्थानीय अंग कहते हैं। और यह सब स्थानीय अंगों से निकलते हैं। और 8वां पॉइंट होता है, इस प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होती है, प्रतिरक्षी होती है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज, बॉडीज कहते हैं। और इस एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य होता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन को मारकर नष्ट करना होता है। और यह प्रतिजन क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा। आपका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन को नष्ट करना होता है और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनो सिस्टम के निर्माण में सहायता करना होता है। तो यह प्रतिरक्षी के कार्य हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए कि दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स। तो अब इसके बाद से जो दूसरा भाग होता है रुधिर कणिकाएं। अब यहाँ से देखिए कि मनुष्य में प्लाज्मा के बाद से जो होता है दूसरा भाग होता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स। तो रुधिर कणिकाओं का अभिप्राय होता है कि मनुष्य के रुधिर में बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कणिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो पार्ट्स होता है प्लाज्मा का, सॉरी रुधिर का, वह रुधिर कणिकाएं होती हैं। बी जो होता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं और ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। और ब्लड कॉर्पसल्स का अभिप्राय होता है रुधिर में पाए जाने वाले कणिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है और इसमें कई कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और स्पेंडल सेल्स पाई जाती हैं, स्पेंडल सेल्स पाई जाती है। तो अब यहाँ से देखिए कि एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो पहली जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं, इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, इसको संक्षेप में आरबीसी। इसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो अब यहाँ से देखिए कि मनुष्य के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में रुधिर का निर्माण 2 स्टेप में होता है। तो जब बच्चे भ्रूणी अवस्था में होते हैं, जब बच्चे भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और यह शरीर की कोई भी हड्डी होती है, जैसे मान लीजिए कि शरीर की कोई भी हड्डी होती है जिसे अस्थि सामान्य भाषा में कहते हैं, अस्थि बोन होता है। और इसी बोन के अंदर एक विशेष प्रकार की गुहा पाई जाती है, इसी बोन के अंदर, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। बहुत इनकी संख्या होती है, इसी को अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। इसी का नाम होता है अस्थि मज्जा। ये लाल रंग को जो देख रहे हैं, अस्थि मज्जा, इसको कहीं कहीं बोन मैरो अथवा कहीं कहीं इसे रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा भी लिखा रहता है, लाल अस्थि मज्जा, इसी को रेड बोन मैरो
रेड बोन मैरो होता है। तो मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और ये अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? शरीर की जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं उसमें अस्थि मज्जा होती है। जैसे हाथ की, पैर की, रिब्स की, ये सभी लंबी हड्डियां होती हैं। इस इन हड्डियों की जो चर्चा होती है मैं स्केलेटल सिस्टम, अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम इसको बताएंगे, कई भागों में बांट के, पैर के, सिर की, हाथ की हड्डियां कैसे होती हैं। तो यह शरीर की लंबी हड्डियों में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। और इसके निर्माण के संदर्भ में इसका जो बेसिक कार्य होता है जीएस के पर्पज पे, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। तो ध्यान दीजिए कि आरबीसी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में, आरबीसी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में इसमें क्या होते हैं? सभी कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग में कौन कौन से होते हैं? लाइसोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही आरबीसी परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, इसमें सभी कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के रुधिर को अकेंद्रकीय लाल रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अकेंद्रकीय लाल रुधिराणु, केंद्रकीय लाल रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। इसे नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? मनुष्य का आरबीसी क्या होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। और ये मनुष्य में इसकी जो संख्या होती है 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर रुधिर में होती हैं। और इसका जीवन काल अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। जैसे मेढक में 90 से 100 दिन होता है, मनुष्य में 100, स्तनधारियों में 120 दिन होता है, मनुष्य में 127 दिन होता है। लेकिन सामान्य रूप से ध्यान दीजिए कि मनुष्य के जीवन में पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन आंसर है, तो 120 दिन लगे। लेकिन जब 127 दिन रहे तो 127 दिन ही सही होगा। लेकिन सामान्यतः जीएस के परिप्रेक्ष्य में आपको 120 ही पूछा जाता है। अब इसके बाद से आ जाइए कि आरबीसी की संरचना, लाल रुधिराणुओं की संरचना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। तो इसके बाद से आ जाइए कि लाल रुधिराणुओं की संरचना, लाल रुधिराणुओं की संरचना, रुधिराणुओं की संरचना, केमिकल कंपोजिशन, लाल रुधिराणुओं की रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। इसको इंग्लिश में केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। तो ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी, लाल रुधिराणुओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यह हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक हीम प्लस ग्लोबिन होता है, तो यह इसी हीम में एक विशेष प्रकार का आयन होता है, एफ आयंस होता है। क्या होता है? एफ आयंस होता है। और इसी आयन को फेरस आयन कहते हैं। और इसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। इसी के कारण क्या होता है? रुधिर का रंग लाल होता है। और यह जो ग्लोबिन होती है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लोबिन जो होती है प्रोटीन होती है जो आरबीसी को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स पाया जाता है। लेकिन आपको यहीं तक अभी पढ़ना है कि रुधिर का रंग मुख्यतः लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका सामान्य क्वेश्चन कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन में एफ आयंस होता है, फेरस आयन होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग, जिस फेरस आयन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। जीएस के परिप्रेक्ष्य में आपका क्वेश्चन इतना बन जाता है। अब इसके बाद आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जैसे लाल रंग रुधिर के बारे में यदि परिभाषा
के बारे में कहा जाए तो रुधिर के आधार पर जंतुओं को कई भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके जो कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने अरस्तु थे, इन्होंने जंतुओं को एनाइमा इनाइमा के आधार पर डिवाइड किया था। लेकिन इन चीज़ों को जब टैक्सोनॉमी जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि रुधिर के आधार पर जंतुओं को कैसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अभी आरबीसी के आप कार्य पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इसी के बाद से आ जाइए आरबीसी के कार्य। यहाँ पे आरबीसी के कार्य बहुत आसानी से देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट शब्दों में। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। आरबीसी के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कार्य, आरबीसी के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी होता है लाल रुधिराणुओं के कार्य। तो अभी बताए थे कि इसी रुधिर में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके, अब यहाँ देखिए इसका कार्य क्या होता है। यही जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन ऐसे संक्षेप में देखिएगा। हीमोग्लोबिन का फार्मूला H, कैपिटल H और स्मॉल b होता है। यह ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन से संयोग, ऑक्सीजन O2 से संयोग करके यह एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। और यह क्या होता है? एक अस्थायी यौगिक होता है। इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है HbO2 का 4 गुना, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, HbO2 का 4 गुना होता है। यह एक अस्थायी यौगिक होता है, अस्थायी यौगिक होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का संवहन करना। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं, श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक के नाम से जानते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से, पिगमेंट के नाम से जानते हैं। और यह जाने के बाद ऑक्सीजन का संपर्क, अब यह पूछेंगे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में जो एकत्रित होती हैं उससे ऑक्सीकरण या दहन के द्वारा ऊर्जा प्रदान होती है, और यही ऊर्जा शरीर की जैविक क्रियाओं में काम आती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को बहुत हम संक्षेप में लिख सकते हैं, इन चीजों को बहुत संक्षेप में लिख सकते हैं। Hb हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, यह जुड़ता है तो यह बन जाता है क्या? HbO2 का 4 गुना, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। और इसी को 4O2 के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी समीकरण को संक्षेप में लिख सकते हैं। और इसको और डिटेल्स करना चाहें तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे डिटेल्स में लिखते हैं कि Hb प्लस ऑक्सीजन ऐड होता है तो यह बनता क्या है? HbO2 बनता है। फिर दूसरे स्टेप में बनता है HbO2 प्लस O2, यहाँ से जुड़ता है तो यहाँ से बन जाता है HbO2 का दूना। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है कि HbO2 का दूना प्लस पुनः O2 जुड़ता है तो आगे 3 गुना हो जाता है HbO2 का 3 गुना। और इसी के बाद से यह चौथा होता है HbO2 का 3 गुना प्लस O2 जुड़ता है तो यह जुड़ जाता है HbO2 का 4 गुना। और यही जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ बताए थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। इस प्रकार से आरबीसी के कार्य समाप्त हो गए।
अब यहाँ से दूसरे रूपों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने बताया कि मनुष्य के रुधिर का रंग लाल होता है, तो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन एक शब्द आपको एक्सेप्शन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि व्यक्ति में जब आग लगती है तो उसकी मृत्यु मुख्यतः किसके कारण होती है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन होती है और यह ऑक्सीजन से संयोग करके तो यह बना लिया HbO2 का 4 गुना बना लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता होती है। एक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यदि आपसे CO होता है तो यदि पूछा जाए कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे अधिक संयोजन करने की क्षमता किसकी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन से संयोजन करने की सबसे अधिक क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है, क्योंकि यह रुधिर जब यह हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो यह ऑक्सीजन के अटैचमेंट को, संयोग को बाधित कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु दम घुटने के कारण होती है। यही कारण होता है कि जब कहीं भी आग लगती है, फ्लोर बिल्डिंगों पर आग लगती है, तो व्यक्तियों की मृत्यु का जो मुख्य कारण होता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स और स्पिंडल सेल्स के कार्य बताएंगे। और इसी के बाद से थैंक यू।